In this video, we are going to learn about glycolysis, the pathway of glycolysis. So, what is the meaning of glycolysis? So, in simple language, glycolysis का मतलब होता है breakdown of one glucose molecule into two molecules of pyruvate. एक ग्लूकोज का टूट जाना और उससे दो मॉलिक्यूल बनना पायरुवेट के इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. अगर हम वर्ड खुद देखें, ग्लाइको प्लस लाइसिस. ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन. ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई. अब कुछ और पॉइंट्स इंटरेस्टिंग ग्लाइकोलाइसिस के बारे में. ग्लाइकोलाइसिस एक एनारोबिक पाथवे है. इसमें कहीं पर भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता. ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उसी को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं. ठीक है, तो ये एनारोबिक पाथवे है. उसके बाद में इसमें दो फेजेस होती हैं ग्लूकोज में, या दो स्टेजेस होती हैं. पहली होती है एनर्जी रिक्वायरिंग फेज, या जिसको हम कई बार इन्वेस्टमेंट फेज भी कह सकते हैं. दूसरी फेज होती है पे ऑफ फेज, जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है. ये बहुत सिंपल सी बातें थी ग्लाइकोलाइसिस के बारे में. चलिए देखते हैं आखिर ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है. देखिए, बहुत आराम से ध्यान देना इस पर. मैं एंजाइम्स मेंशन नहीं करूँगा, एंजाइम्स के बारे में लास्ट में एक बात बताऊँगा, वहाँ से सब क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले अगर मान लीजिए ये फूड था जो हमने खाया, फूड सिंपली सब खाते हैं, फूड खाया और वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में. खाना खाने के बाद जब डाइजेस्ट होता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. ठीक है, इससे पता चलता है कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है. तो ये 6 कार्बन कंपाउंड टूटेगा और इससे जब दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो ये हमेशा कंसेप्ट याद रखना है कि जब 6 कार्बन आपस में टूटेंगे तो एक मॉलिक्यूल के पास कितने कार्बन जाएंगे? 3. तो पायरुवेट जो होता है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है. ठीक है, ये ग्लूकोज है. इस ग्लूकोज से ये ग्लूकोज टूट के कन्वर्ट होगा दो मॉलिक्यूल्स पायरुवेट में. तो कैसे होगा? ग्लूकोज सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, इसमें देखिए, इस पूरे पाथवे में जहाँ पर भी फॉस्फेट जुड़ेगा वहाँ पर एटीपी खर्च होगा, और जहाँ फॉस्फेट इस कंपाउंड से बाहर निकलेगा वहाँ पर एटीपी बनेगा. देखिए, ग्लूकोज है, इसमें मैं सिर्फ इतना फॉर्म लिख देता हूँ ग्लू. ठीक है, समझ जाना कि ये ग्लूकोज है. ग्लूकोज में एक फॉस्फेट आके जुड़ता है 6th कार्बन पर, तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. सिंपल सी बात है. ये जो फॉस्फेट आया था, ये आया था एटीपी से, और वो एटीपी कन्वर्ट हो गया. देखिए, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब इसमें 3 फॉस्फेट हैं. तो इस एटीपी में से एक फॉस्फेट निकल गया, तो ये एटीपी क्या बचेगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. इसमें से एक फॉस्फेट निकल के यहाँ जुड़ गया. सिंपल है, एक फॉस्फेट जुड़ा तो एनर्जी खर्च हुई. उसके बाद ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में. अच्छा, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं. आइसोमर पता होगा आपको क्या होते हैं आइसोमर? मतलब सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, बाकी केमिकल फॉर्मूला सेम होता है. तो वही है, ये कन्वर्ट हो गया किसी एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में. फॉस्फेट की पोजीशन सेम रही 6th कार्बन पर. ठीक है, उसके बाद में ये फ्रक्टोज फिर से चेंज होगा. मैं सिर्फ FRU लिख देता हूँ, जिसमें कि एक और फॉस्फेट आगे जुड़ेगा. तो फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, यानी कि एक और फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ गया. मान लीजिए ये फिर से यहाँ पर एटीपी खर्च हुआ और वो बदल गया एडीपी में. एक एटीपी से फॉस्फेट निकल गया, ट्राइफॉस्फेट से एक निकल गया, तो बचेगा डाइफॉस्फेट, और वो फॉस्फेट आके जुड़ गया फ्रक्टोज के साथ. अब इसमें 1st कार्बन पर और 6th कार्बन पर 2 फॉस्फेट हो गए. ये फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट जो है, ये कन्वर्ट होगा 2 कंपाउंड्स में,
दो कंपाउंड्स में, जिसमें पहले का नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी कि थर्ड कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप है। उसके बाद जो सेकंड कंपाउंड है उसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जहां पर कोई नंबर नहीं लिखा है, जैसे कि यहां पर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसका मतलब ये फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन पर अटैच्ड है। इनका स्ट्रक्चर वाला अगर आप वीडियो चाहते हो कि जिसमें मैंने इनका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हो, कैसा स्ट्रक्चर है, कहाँ से बॉन्ड टूट के फॉस्फेट निकल रहा है, तो कमेंट करके बताना, वो वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, अब इन दोनों कंपाउंड की खास बात ये है कि ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हो सकता है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ तक कि ये जितनी भी फेज थी ग्लूकोज से लेके इन दोनों मॉलिक्यूल्स तक, इसको हम बोलते हैं एनर्जी रिक्वायरिंग फेज। एनर्जी रिक्वायरिंग फेज, या इसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट फेज, जिसमें एनर्जी खर्च हो रही है। एक एटीपी यहाँ खर्च हुआ है और इसमें क्या हुआ, एक एटीपी यहाँ खर्च हुआ है, तो टोटल 2 एटीपी खर्च हो गए। इसको याद रखना अभी तक, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ से आगे इन दोनों में से सिर्फ एक में से रिएक्शन आगे जाएगी, जो पाथवे है, तो इससे रिएक्शन आगे जाएगी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ग्लाइसरल्डिहाइड में इतना लिख देता हूँ, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है कन्वर्ट होगा, देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट में, 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट। यहां तक सिर्फ एक फॉस्फेट था इस ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास, जो कि थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट था, सिर्फ एक फॉस्फेट। लेकिन यहां पर एक फॉस्फेट और आ गया जो इसने कंपाउंड को बदल दिया और ये बन गया 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट। यानी कि एक फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन पर भी अटैच्ड है, दूसरा फॉस्फेट थर्ड कार्बन पर भी अटैच्ड है। ये दूसरा फॉस्फेट ग्रुप कहां से आया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो तो एटीपी से आए थे, ये वाला कहां से आ गया, तो इसका आंसर सिंपली ये है। यहां पर क्या होता है, NAD जो होता है प्लस IP या PI इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये वाला जो फॉस्फेट था, एक एडिशनल फॉस्फेट जो कि फर्स्ट कार्बन पर आकर जुड़ गया है, वो इनऑर्गेनिक सोर्स से आया है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सोर्स से आया है, वो ATP से नहीं आया है। बाकी सब में इसमें कितने आते हैं, ATP से आते हैं, लेकिन ये वाला जो फॉस्फेट है जो फर्स्ट कार्बन पर जुड़ गया है, वो इनऑर्गेनिक सोर्स से आया है। तो ये NAD जो था ये कन्वर्ट होके क्या बना देगा, एक एनर्जी करेंसी बना देगा, जिसे हम कहते हैं NADH प्लस H+, इस तरह से करके एक दूसरी एनर्जी करेंसी बना दी। इस क्वेश्चन को याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक सोर्स से आता है ये वाला फॉस्फेट। उसके बाद 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट जो है ये कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में। 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में। अब देखिए क्या चेंज नजर आया आपको। मैंने कहा था जहां भी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा वहां एनर्जी खर्च होगी, जहां फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा वहां एनर्जी बनेगी। तो यहां पर 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, लेकिन यहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप रह गया। इसका मतलब यहां पर एक ATP बन गया। ADP पहले से प्रेजेंट होगा यहाँ पर सेल में, जो कि हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो ये ADP जो था वो प्रेजेंट था, उसके साथ यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप बना, डाईफॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट बन गया, यानी कि एक एनर्जी बनी, एक ATP हमारा यहाँ पर बना। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा और ये बनाएगा 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। देखिए इस वाले कंपाउंड में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ थर्ड कार्बन पर जो कि 3 फॉस्फो था इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी और ये सेकंड कार्बन पर आ गया 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। ये 2 फॉस्फोग्लाइसरेट फिर से अपनी पोजीशन चेंज करेगा और बनाएगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट।
अब देखिए फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लगा है, इसका मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पर आ गया और फर्स्ट कार्बन से भी डिटैच हो जाएगा और ये बनाएगा पाइरुवेट। इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए जब ये फर्स्ट कार्बन से यहां से फॉस्फेट ग्रुप निकला है तो इसका मतलब यहां पर फॉस्फेट ग्रुप निकलते ही वो एडीपी से जुड़ेगा और एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। एक और एनर्जी बनी, एक ये हो गया। इंपॉर्टेंट बात देखिए अब क्या आती है, एक एटीपी यहां बनी है, एक एटीपी यहां बनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये वाली जो फेज है यहां से यहां तक की, इसको हम बोलते हैं पे ऑफ फेज, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, एनर्जी प्रोडक्शन फेज, एनर्जी प्रोडक्शन फेज। सिंपली ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। अब हम देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। उससे पहले एक बात बता दूं, एक एटीपी यहां खर्च हुआ था, एक एटीपी यहां खर्च हुआ था, तो कितने एटीपी खर्च हो गए, 2 एटीपी यूज्ड हो रहे हैं। अब बन कितने रहे हैं, जो पे ऑफ फेज है उसमें एक एटीपी यहां बन रहा है, ये वाला जो है एक एटीपी यहां बन रहा है, प्लस एक एटीपी यहां बन रहा है, तो 2 एटीपी बन रहे हैं न्यू। तो मैंने कहा कि 2 एटीपी यूज हो गए, 2 एटीपी नए बन गए, ये तो जीरो हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब कि 2 खर्च हो गए 2 बन गए, तो इससे एनर्जी प्रोडक्शन कैसे हुआ। तो मैंने यहाँ पर बताया था ये दोनों कंपाउंड जो बनते हैं ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। तो ये वाली पे ऑफ फेज वाली जो रिएक्शन है एक बार इस वाले मॉलिक्यूल से होगी, फिर ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये इसमें कन्वर्ट होगा और फिर से रिएक्शन होगी, यानी कि यहाँ से आगे जो रिएक्शन चलेगी वो 2 टाइम्स चलेगी। तो एक बार में 2 एटीपी बने तो 2 बार में कितने बनेंगे, 4 एटीपी बनेंगे, 2 + 2 यानी कि 4 एटीपी बनेंगे। अब 4 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ है, 4 एटीपी आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, लेकिन इनमें से अगर मैं बोलूं 4 नए बने हैं, लेकिन 2 यहाँ पर खर्च भी तो हो गए थे, उनका खर्चा भी तो निकालना पड़ेगा। बिजनेस का रूल होता है जितना हमारा अर्निंग हो रही है उसी में से हमें अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकालनी होती है, सारे खर्चे जितने होते हैं वो सब निकालने होते हैं। तो इस एटीपी में इस ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी खर्च भी हुए थे, वो भी हमें इसमें से निकालने पड़ेंगे। तो 4 बने थे, 2 उसमें से निकाल दिए, हमारे पास बचे 2 एटीपी, यानी कि एक ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लाइकोलाइसिस की पूरी साइकिल में, यानी कि जो 2 बार हो जाएगी यहाँ से, उसमें 2 एटीपी का प्रोडक्शन होगा, 2 एटीपी का प्रोडक्शन होगा, प्लस यहाँ पर एक NADH भी बन रहा था, तो यहाँ पर एक NADH भी प्रोड्यूस होगा। तो टोटल जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, 2 एटीपी हैं प्लस एक 1 NADH है। यही गलती करते हो, ये वाली रिएक्शन 2 बार होती है तो NADH कितने होंगे, ये भी 2 ही होंगे। इस चीज को हमेशा याद रखना, गलत मत समझना कभी। ये रिएक्शन 2 बार होगी यहाँ से, तो NADH भी कितने होंगे, 2 होंगे। 2 एटीपी हैं प्लस 2 NADH है। इनका आजकल मैग्नीट्यूड कितना चल रहा है, कितने एटीपी के बराबर है, वो अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके बताना। यानी कि 1 NADH कितने एटीपी के बराबर होता है, इस एक NADH से कितने एटीपी बन सकते हैं वो आप कमेंट करके बताना। तो अगर आपको ये पसंद आ गया हो वीडियो तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर इन सब का एक आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर में से कहाँ फॉस्फेट जुड़ता है, कहाँ से टूटता है, वो सब आपको कमेंट करके बताइए, मैं उस सब का भी वीडियो बना दूंगा स्ट्रक्चर के साथ में। और हाँ, जो इम्पोर्टेंट बात है, लगभग 10 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, और इन 10 के 10 स्टेप पे हर जगह कोई ना कोई एंजाइम यूज होता है। जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ एंजाइम यूज होता है आइसोमरेज, ठीक है। तो इस तरह के एंजाइम हर एक स्टेप पे यूज होते हैं। अब एंजाइम है, सिर्फ नाम याद करना है, उसमें समझने वाली कोई चीज़ है नहीं। तो मैंने हैंड रिटन नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से सिंपली आप हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करिए और इनके एंजाइम्स को याद कर लीजिए। यही तरीका है इसका, या कोई ट्रिक बना सकते हैं इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को मिला के, तो वो बना लीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।